नमस्कार, न्यूज आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। हमारे साथ स्टूडियो में कल्पना वर्मा जी, जो रैगांव से विधायक हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। आज इनसे हम इनके क्षेत्र की बातें करेंगे, विकास की बातें करेंगे और इनके बारे में भी बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी कल्पना जी, नाम से ही एक तरह से नाम ही आपका कल्पना है और कल्पना की उड़ान आज आपको विधानसभा क्षेत्र की सेवा करने के लिए उस स्थान तक पहुंचा दी है जहां पर आप लोगों की आशाएं हैं। आपके बारे में मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यह जिस क्षेत्र से विधायक हैं उस क्षेत्र में, यानी कि उस सीट पर 32 साल बाद, ध्यान दीजिएगा, 32 साल बाद कांग्रेस को वह सीट नसीब हुई है और वो भी कल्पना जी के माध्यम से। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी हस्ती हैं अपने क्षेत्र की। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि राजनीति में तो आप आई हैं, सबसे पहला सवाल, राजनीति में ही क्यों आई हैं? जी। क्योंकि मेरे घर परिवार में मेरे ससुर जी का एक सपना था। चूँकि हमारे बब्बा ससुर श्री बाला प्रसाद चौधरी जी पहले कांग्रेस पार्टी से ही विधायक थे वो, और उनके ना रहने पर पूरा परिवार गवर्नमेंट जॉब में था। तो जब शादी हुई मेरी, मैं वहाँ आई तो ससुर जी को लगा कि नहीं, ये हमारी उस पैतृक धरोहर को आगे बढ़ा सकती हैं, तो उन्होंने मुझे आगे किया और 2013 में मेरी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता करवाई और तब से मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ और कांग्रेस पार्टी में सेवा दे रही हूँ। जी कल्पना जी, आप 2013 से कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और तब से कांग्रेस की सेवा कर रही हैं। इस बीच आपने कौन कौन से चुनाव लड़े और किस किस में विजय हासिल की? जब मेरी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता हुई 2013 में, उसके बाद मैंने एक जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और जो मतलब 30 साल से वहाँ विधायक थे और मंत्री रह चुके थे, उनकी बहू को हराया था मैंने और जिला पंचायत की मेंबर हुई थी। क्योंकि जनता का आशीर्वाद था और वहाँ की जनता के बारे में अब आपको मालूम ही है, क्योंकि जो बाई इलेक्शन हुआ है उसमें उन लोगों का आशीर्वाद और परिणाम आपने देखा ही है। तो मैं वहाँ से जिला पंचायत की सदस्य थी। उसके बाद 2018 में मुझे कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर पुनः भरोसा किया और कांग्रेस पार्टी से मुझे विधानसभा क्षेत्र रैगांव से ही टिकट मिला। कुछ कारणवश उस समय सफलता हासिल नहीं हुई और कुछ अंतर से मैं पराजित हो गई थी, पर निरंतर मैं क्षेत्र में थी और जनता की एक मांग थी कि नहीं, आज नहीं तो कल आप विधायक जरूर बनेंगी। पर समय ऐसा आया कि कुछ दिन पहले हमारे जो विधायक थे बीजेपी से जी। उनका स्वर्गवास हो गया जी। मैं भगवान से चाहूंगी कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। और उस दौरान फिर बाई इलेक्शन होना था। उस समय कांग्रेस पार्टी ने पुनः मेरे ऊपर भरोसा जताया और मुझे कांग्रेस पार्टी से टिकट दिया। और उस बाई इलेक्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी से जब मुझे सिंबल मिला तो जनता की एक आवाज थी कि निश्चित तौर पे परिवर्तन करना है। और चूंकि सरकार से कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है, चुनाव मैं वहाँ नहीं लड़ रही थी, वहाँ जनता चुनाव लड़ रही थी। तो वहाँ रैगांव में जो कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है वो रैगांव विधानसभा की जनता के विश्वास की जीत है और जनता की जीत थी। बिल्कुल विश्वास की ही जीत है, तभी 13,000 वोटों से आप जीत हासिल की हैं। यह भी बहुत बड़ी अहमियत रखती है। सवाल यहां पर यह है कि जनता ने आप पे विश्वास किया है और विश्वास किया है तो उसके पीछे सपने भी होंगे, आपने भी दिखाए होंगे। वो कौन कौन से सपने थे जिसे चुनाव के दौरान आपने जनता को दिखाए और एक साल के दौरान, एक साल के करीब करीब हो ही रहा है आपके चुने जाने के बाद, उन सपनों को कितना पूरा करने का प्रयास किया आपने? चूंकि पूरे प्रदेश में देखा जाए तो रैगांव विधानसभा ही एक ऐसी सीट है जो पूरे मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़ी हुई सीट में आती थी। वहाँ एक भी तहसील नहीं थी, एक नगर पंचायत
पंचायत है, छोटी सी नगर पंचायत है, और उसके अलावा उधर कोई विकास नहीं, कॉलेज नहीं था और किसी भी तरीके से वहाँ कोई भी विकास नहीं था। पर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, कांग्रेस की जब सरकार आई तो प्रयास किया, तो वहाँ एक कॉलेज मिला हम लोग को, लेकिन अभी उसकी बिल्डिंग नहीं बनी हुई है। बिल्डिंग की घोषणा माननीय शिवराज सिंह जी ने कई बार की, पर अभी तक बिल्डिंग नहीं बन पाई है। और हम लोगों ने वहाँ कांग्रेस, बीजेपी, हर एक वर्ग के, मतलब हर एक दल के लोगों ने लड़ाई लड़ी, प्रयास करा, तब जाके एक रेगांव को तहसील मिली, कोठी तहसील। और जब कांग्रेस की सरकार आई तो 1 जनवरी को कमलनाथ जी ने जब शपथ ली, उसके तुरंत बाद उन्होंने जो कुछ तहसीलों की घोषणा की थी, उसमें से एक रेगांव में तहसील कोठी भी थी, तो वो हम लोग को तहसील मिली। आज वहाँ एक तहसील कही जाती है कि रेगांव में एक तहसील है, तो वो हम लोग की उपलब्धि थी, वो जनता की उपलब्धि थी और कांग्रेस की भी उपलब्धि थी, क्योंकि हमारी सरकार में ही ये चीज मिली। पहले भी मिल सकती थी, क्योंकि अभी तक वहां से मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं कंटिन्यू, और सरकार भी उन्हीं की थी, पर नहीं मिली। तो कुछ भी कहिए, विकास के लिए कांग्रेस पार्टी ही विकास करती है। और आज जी जारी रखिए। जी, आज आप देखिए तो आज बीजेपी भले ही बड़ी बड़ी घोषणाएं करती हैं, पर मैं पूछना चाहती हूं कि बीजेपी ने आज तक ऐसी कौन सी योजना है जो खुद से बनाई है? सारी योजनाएं तो कांग्रेस की ही चल रही हैं। भले ही पहले मोबाइल छोटा था और उसका रूप बड़ा हो गया, एंड्रॉइड हो गया है, डिजिटल हो गया है, तो अपन नाम चेंज कर सकते हैं, बशर्ते देन तो कांग्रेस की ही है। तो और आज चाहे आपका स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, हर विभाग को ठेके पे दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो देश की धरोहर है, जो हमारे देश की उपलब्धियां थी, आज वो सारी चीज ठेके पे जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा देश फिर पीछे जा रहा है। बिल्कुल, हमारा देश फिर पीछे जा रहा है, लेकिन कांग्रेस भी है इसे रोकने के लिए और कई कवायद करती है, समाचार माध्यमों के जरिए लोगों तक ये पहुंचता है। सवाल मेरा ये है कि वर्मा जी, जैसे कि आप ने बताया कि 2021 में वाई इलेक्शन हुए थे, तो उसमें आप विजयी होकर के आई। उसके बाद से जैसे विकास के कार्य आपने जो गिनाए हैं, वो शायद जहां तक मेरा मानना है, वो विधायक बनने के पहले के हैं। हाँ, जी, वो पहले विधायक बनने के बाद जो इस अवधि के आज तक यहाँ स्टूडियो में बैठने तक, इसमें आपने क्या किया है? हमारे इधर बहुत सारी रोडें नहीं थी, तो कई सारी रोडों का निर्माण हमने कराया। ट्रांसफार्मर नहीं थे, तो कम से कम अभी 8 महीने के कार्यकाल में लगभग 50 ट्रांसफार्मर हम लगवा चुके हैं। और हम लोगों ने बरगी नहर के लिए पहले से प्रयास कर रहे हैं, जब मैं विधायक नहीं थी, आज भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके बरगी नहर का पानी आ जाए तो हमारा क्षेत्र खुशहाल हो जाए। और अभी जो बाई इलेक्शन के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी घोषणाएं करी हैं, हम उन्हीं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि माननीय जी के द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं वो पूरी हों, क्योंकि बाई इलेक्शन के दौरान उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की हैं। हमारे कोठी नगर पंचायत के लिए उन्होंने बोला था कि कन्या हाई स्कूल, कन्या मतलब गर्ल्स कॉलेज दिया जाएगा, कन्या महाविद्यालय, लेकिन आज तक अभी उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं सरकार से भी पूछना चाहती हूँ कि क्यों नहीं हुआ? आपने इतनी सारी घोषणाएं की, एक भी घोषणा बजट में शामिल नहीं की गई, क्यों नहीं की गई? या तो लेकिन जहां तक हमें याद है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रैगांव विधानसभा में करीब करीब 15 सभाएं की थी, रात्रि प्रवास भी किया था। उसके बाद भी उनका कैंडिडेट आपसे 13,000 मतों से हार गया और आप विजयी होकर के आई। हालांकि जो वायदे अगर जो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो जनता से किए थे, उनको शायद उम्मीद रही होगी कि हमारा कैंडिडेट जीतेगा तो हम यहाँ पर विकास के काम करेंगे। तो अब उनकी उम्मीद तो रही नहीं, इसलिए शायद इस कारण ही वहां पर विकास के कार्य ना हो पा रहे हों। लेकिन एक सवाल आपसे ये है कि आप उनके वायदों को याद दिला रही हैं या विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं? सबसे पहले तो आप ये बताइए, उसके बाद हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि राजनीति तो होती है,
विकास करने में अड़चने तो आती हैं, बिल्कुल। तो क्या बीजेपी आपके विकास के रास्ते में कहीं रोड़ा तो नहीं अटका रही कि कोई काम ना होने पाए और फिर वहां पर अपने कैंडिडेट को अगले चुनाव में 2023 के चुनाव में जी फिर अपना कैंडिडेट जिता सके? कुछ ऐसी राजनीति तो नहीं हो रही प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में? जी, दोनों प्रश्नों के जवाब एक एक। पहले तो जो आपने कहा कि याद दिला रही हूँ, तो वो भी है कि याद भी दिला रही हूँ, और दूसरा कि विकास कार्य करने के लिए पक्ष या विपक्ष नहीं देखा जाता। चूंकि सीएम है आप तो सबके हैं, चूंकि भले मैं कांग्रेस पार्टी से विधायक हूँ पर सीएम तो सबके हैं। अब जब आप वहाँ विधानसभा के विधायक दल के नेता ही हैं उस विधानसभा के, तो सभी आपके विधायक हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जहां आपने जो भी घोषणाएं करी हैं उनको पूरा करना चाहिए। क्योंकि आपने किसी विधायक से वादा नहीं किया है बल्कि जनता से किया है। बिल्कुल। जनता तो सबकी है। आज भले मैं जीत गई हूँ, सिंबल मेरा कांग्रेस है, पर आम जनमानस जो है तो उसमें कांग्रेस के भी हैं, भाजपा के भी हैं, बहुजन के भी, सारे लोग हैं। तो मेरे लिए तो सारी जनता बराबर ही है। कोई भी मेरे पास आएगा तो बड़ी आशा और उम्मीद के साथ आएगा। तो मैं तो सबके काम करने का प्रयास कर रही हूँ और करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए विकास और जनता की सेवा ये प्राथमिकता पे है। जी जी ठीक है, लेकिन दूसरे सवाल का जवाब अभी आपने दिया नहीं। दूसरा सवाल मेरा यही था कि क्या कुछ रोड़े अटकाए जा रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, जो राजनीति होती है पर्दे के पीछे की राजनीति, उसके द्वारा क्या इस तरह के काम किए जा रहे हैं सत्ता पक्ष द्वारा? अब वहाँ पर चूंकि सांसद बीजेपी के हैं, वहाँ के मंत्री भी बीजेपी के हैं, वहाँ अधिकांश बीजेपी के ही लोग हैं, तो अड़चन तो आती है और चूंकि काम करना है तो अड़चन आएगी ही। पर चूंकि हम विपक्ष में हैं, लड़ाई लड़ना मेरा काम है तो वो मैं कर रही हूँ, और विकास कार्य के लिए जहाँ पे भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और जनता के हित के लिए जहाँ तक लड़ना पड़ेगा मैं लड़ूंगी। जी, तो लड़ाई तो लड़ती हैं, लेकिन वो लड़ाई किस तरह से लड़ती हैं जनता भी ये जानना चाहेगी और हम भी ये समझना चाहेंगे। जनता को साथ लेकर प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, घेराव करते हैं। अब लड़ाई तो इसी तरीके से जनता की लड़ी जाती है, तो इसी तरीके से अपन लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस लड़ाई में विकास पीछे रह जाए और बाद में बीजेपी को यह कहने का मौका मिल जाए कि आपने तो कुछ किया ही नहीं। अब जो मेरे हाथ में है, जो मुझसे बन सकता है, वो विकास करने का मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ। और जो रही बात जनता की, तो जनता के साथ जैसे मान लीजिए आज के समय में सबसे बड़ी समस्या लाइट की है, क्योंकि गाँव में ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, अधिकांश ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। कहीं तार खराब है, जो केबल होती है वो खराब है, कहीं पर खंबा गिर गया है, मतलब इस तरीके से समस्याएं लाइट की बहुत सारी गांवों में हैं। आज मैं अपनी विधानसभा बस की बात नहीं कर रही हूँ, ये पूरे प्रदेश की समस्या है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। चूंकि सरकार ने अधिकारियों से बोल दिया है कि आपको जाके ट्रांसफार्मर लगाना है या तार लगाना है, बशर्ते सरकार ने उनको तार या ट्रांसफार्मर दिया ही नहीं है और बोल रही है कि जाके लगाओ, तो वो भी अधिकारी कर्मचारी बेचारे क्या करें, तो वो भी कहते हैं कि हाँ हम कर देंगे, पर करते नहीं है। जब उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, सरकार ने कुछ उनके पास छोड़ा ही नहीं है, तो कैसे करेंगे? सारी चीजें, सारी सुविधाएं ठेकेदारों को दे रखी हैं, तो सारा काम जब ठेकेदार कर रहे हैं तो वो सारा अपने जेब में रख रहे हैं, जनता की सेवा क्यों करेंगे वो? बिल्कुल। तो इस तरह से जनता की सेवा नहीं हो पा रही है। एक अगला सवाल हम आपसे ये करना चाह रहे हैं कि जिस क्षेत्र से आप आती हैं और 32 साल बाद आप कांग्रेस से कोई विधायक हुआ है, 32 सालों में क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ है, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। अब चूंकि 32 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, चूंकि 31 साल की मेरी खुद की उम्र है, तो मैं बता सकती हूँ कि ये बहुत बड़ा और बहुत लंबा अंतराल होता है। इसमें बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग चले जाते हैं और बच्चे छोटे से बड़े हो जाते हैं, तो बहुत बड़ा
लंबा अरसा है और इसमें यदि सामने वाला यदि कोई व्यक्ति चाहे कि हमको ये काम करना है तो बड़े अच्छे तरीके से किए जा सकते हैं। आज जिस तरीके से वहाँ रोडों की दुर्दशा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से की जा सकती थी, बन सकती थी और सरकार ने इतनी सारी योजनाएं चलाई हैं उसके द्वारा बनाई जा सकती थी और सारे काम हो सकते थे, बशर्ते जब मंशा विकास करने की हो तब। जब विकास करने की मंशा ही नहीं थी तो नहीं हुआ। जी जी। तो विकास करने की मंशा वास्तव में अगर जो नहीं थी तभी जो वहाँ की जनता है उन्होंने आप पर विश्वास जताया है और आपको अब वो काम करना है जो सत्ता आपको करने देना नहीं चाहती। जैसे ट्रांसफार्मर की आपने बात की कि ट्रांसफार्मर दिया नहीं, ऐलान कर दिया कि हाँ तार दिया नहीं, ऐलान कर दिया कि हाँ बिजली की व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाए। अधिकारी भी परेशान हैं, मजबूर हैं। और इस तरह से जब जनता आपके पास आती है और कहती है कि नहीं यहाँ सड़कें नहीं हैं, ये हमारे ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, लेकिन वहाँ विद्युत विभाग के पास स्टोर में ट्रांसफार्मर नहीं है, ऐसी जब परिस्थिति आपके पास आती है, आप करना तो चाहती हैं कि उनकी जल्द से जल्द मदद कर दें, लेकिन कर नहीं पाती, कैसा महसूस होता है आपको? अपने आप में बहुत कष्ट होता है, इसलिए अधिकांश तो अपने फंड से ही देने का काम कर रहे हैं। तभी मैंने बताया कि 8 महीने में 50 ट्रांसफार्मर हम दे चुके हैं, क्योंकि समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं और समय कम है और उतना अपने पास बजट भी नहीं है। जितना है उतना करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं और जनता की जो छोटी मोटी ज़रूरतें हैं, छोटी मोटी मांगे हैं, वो सारी करने की प्रयास भी कर रहे हैं। मैं आपको एक अपने यहाँ का वो बताना चाहती हूँ कि आजकल जो विद्युत विभाग है उसकी भी स्थिति ऐसी हो गई है कि एक व्यक्ति है, उसका कभी आज तक मतलब उसने कनेक्शन नहीं दिया और कनेक्शन नहीं लिया उसने, फिर वो व्यक्ति खत्म हो जाता है। 2012 में वो खत्म हो गया और 2016 से उस जो खत्म हो गया व्यक्ति उसके नाम पे बिल आने लगता है। इस तरीके से स्थिति है, क्योंकि ना तो नहीं, अगर जो कनेक्शन नहीं लिया तो उसके नाम से उसकी मृत्यु के बाद बिल आना, ये कुछ समझ में नहीं आया। वही हम भी समझना चाहते हैं कि ऐसा कैसे, मतलब इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? जो व्यक्ति संसार में ही नहीं है वो या तो स्वर्ग में जाके लाइट ले रहा होगा, बिल नीचे आ रहा है, तो यही संभव हो सकता है, बाकी तो यानी कि पूरी तरह से जो व्यवस्थाएं हैं गडमगड हैं, उसे आपको दुरुस्त करना है। आम जन की समस्याएं, गांव की समस्याएं, आपके क्षेत्र में बहुत से ऐसे मजरे होंगे, टोले होंगे गांव में जहां पर आजादी के बाद से अब तक विद्युत व्यवस्था सुचारू नहीं हो पाई है। यहाँ पर खंभे नहीं गड़ पाए होंगे, तार नहीं खींच पाया होगा और बल्ब की रोशनी उनके लिए सपना होगी। सपना तो नहीं कह सकते क्योंकि वो दूसरी जगह से तो देख करके बस मन उनका तरसता होगा। उनके लिए आप क्या करना चाहेंगी और क्या कर रही हैं? जहाँ ऐसी स्थिति है वहाँ पर हम जो योजना है उसके तहत प्रयास कर रहे हैं कि लाइट चली जाए और यदि नहीं है तो जो विधायक फंड होता है उसके तहत उससे हम लोग कर रहे हैं प्रयास कि वहाँ तक लाइट चली जाए। क्योंकि आज के समय में छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाना है, पढ़ते हैं, लाइट की बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि कहीं पर यदि आज लाइट नहीं है तो उस दिन मान लीजिए पूरा दिन वो लोग पानी ही नहीं भरेंगे या 10 किलोमीटर से लेने जाएंगे, तो इस तरीके की समस्या है। क्योंकि बिना लाइट के तो कुछ भी काम संभव नहीं है और आजकल हर चीज मोबाइल हो गया है, मोबाइल पे हर व्यक्ति डिपेंड हो गया है। यदि एक दिन मोबाइल चार्ज नहीं है तो पूरे उसके घर की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, सारे शेड्यूल गड़बड़ हो जाते हैं कि कहाँ जाना है, क्या करना है, किन से बात करनी है, ये सारी चीजें दिक्कतें आती हैं। सवाल यहाँ पर एक और है, विकास के वायदे तो किए जाते हैं, पक्के मकान के भी वायदे किए जाते हैं, लेकिन देखा यह जाता है कि जिनको वास्तव में ज़रूरत है उन्हें पक्के मकान नहीं मिल पाते। तमाम योजनाएं चल रही हैं, आवासीय योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इतनी योजनाएं चलने के बाद भी बहुत से ऐसे लोग हैं और आपके क्षेत्र में भी होंगे बिल्कुल बिल्कुल जिनको इस आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। उनको लाभ मिले, उस अंतिम व्यक्ति तक वो लाभ जाए, उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? अब ये तो एक
शासन की योजना है। और चूंकि अभी कुछ समय पहले ऐसा हुआ था कि पोर्टल खुला है, जल्दी आवेदन कर दीजिए, तो सब लोगों ने आवेदन किए और पता चला कि जिस दिन आवेदन सारे हो गए उस दिन पोर्टल बंद कर दिया। तो वो बेचारे जमा तो कर दिए, अब जैसे सेक्रेटरी के पास सारी चीजें जमा हो गई तो उसको तो ये लग रहा है ना कि मैंने अपना नाम जुड़वा दिया, अब बशर्ते जब बंद हो गया तो वो सेक्रेटरी भी कैसे जोड़ेगा। तो समस्या कहीं ना कहीं सरकार की पूरी तरीके से है और पूरी अर्थव्यवस्था ऊपर से ही चौपट है। जी, आप कहना क्या चाहती हैं, वो तकनीकी गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ है या फिर सरकार की मंशा पे सवाल खड़े कर रही हैं? मैं सरकार की मंशा पे सवाल खड़े करना चाहती हूँ, क्योंकि सरकार खुद ही नहीं चाहती है कि कोई व्यक्ति मतलब गरीब व्यक्ति है तो खुशहाल हो जाए। सरकार की मंशा है गरीबी हट जाए, बशर्ते गरीबों को हटा के गरीबी हटाना चाहती है। गरीब को अमीर बना के नहीं, गरीब को हटा के गरीबी हटाना चाहती है, क्योंकि बहुत सारी जगह ना रहेंगे गरीब, जी ना रहेंगे गरीब, ना रहेगी गरीबी। ये इस सिद्धांत पे सरकार इस समय काम कर रही है आपके अनुसार। तो अब ये तो बहुत ही एक तरह से अगर जो कहा जाए, अगर आपकी बातों में सच्चाई है तो ये सरकार का बड़ा ही घिनौना सच आप उगल रही हैं। ये जो बातें आपने कहा है जी। और इसके खिलाफ तो पार्टी को एकजुट होनी चाहिए, आपको एकजुट होना चाहिए, जो भी कांग्रेस के लोग हैं उनको एकजुट होना चाहिए और इनके खिलाफ इनकी चूल्हे हिलानी चाहिए, सरकार की चूल्हे हिलनी चाहिए। इसके लिए आप लोगों ने कुछ किया, कांग्रेस ने कुछ किया? बिल्कुल हम लोग कर रहे हैं और हर उस काम के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जब तक हमारे अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जैसे अभी 15 अगस्त के समय पे सम्माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने एक मुहिम चलाया कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। जी। तो मैं माननीय जी से पूछना चाहती हूँ कि आपने घर घर तिरंगा जिसको आपने लगवा दिया, ठीक है, सभी लोगों ने लगा भी लिया, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या 15 अगस्त के बाद उस तिरंगे को जिसकी खातिर हमारे कई नौजवान शहीद हो गए, कई हमारे जो बॉर्डर पे लड़ाई लड़ते हैं वो नौजवान शहीद हो गए एक तिरंगे की खातिर कि तिरंगा जमीन पे छुपने न पाए, उस तिरंगे को उतारने का भी कुछ नियम बनाया था आपने कि बस लगाने बस का बनाया था। मैं ये माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि सड़कों पे तिरंगे फटे पड़े हुए हैं, किसी के फोड़ा हो गया तो उसने तिरंगे को पैर पे बांध लिया, किसी ने उसकी टॉवेल बना के लपेट लिया, किसी ने उस तिरंगे को फट्टी बना के बैठ गया। तो हमारे उस राष्ट्र ध्वज जिसके खातिर हम मरने को तैयार हैं, उस राष्ट्र ध्वज का इतना बड़ा अपमान मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि इतना बड़ा अपमान हमारे राष्ट्र ध्वज के साथ क्यों किया गया। मैं उनसे ही पूछना चाहती हूँ कि वो हमारे देश का गौरव है, जिसके लिए हम सब लोग पूरे देशवासी मरने को तैयार हैं, उस राष्ट्र ध्वज का इतना बड़ा अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, और बर्दाश्त होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह राष्ट्र ध्वज है और उस ध्वज के नीचे ही पूरा देश है। तो लेकिन सवाल यहाँ पर एक ये भी है कि इस ओर प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए और आम जनमानस भी अपने अंदर ये जागरूकता लाए कि राष्ट्र ध्वज का अपमान ना करे किसी तरह से, क्योंकि हर वक्त प्रशासन भी हर जगह खड़ा नहीं हो सकता और इतनी सभ्यता तो हर नागरिक में होनी ही चाहिए कि कम से कम राष्ट्र ध्वज का अपमान ना करे। लेकिन दूसरी बात यह है कि जहां तक राष्ट्र ध्वज की आपने बात की है, हर घर तिरंगा अभियान, हर घर तिरंगा यानी कि घर पर तिरंगा लगाने की बात कही गई है। जिनके पास घर नहीं है तिरंगा कहाँ लगाएं, ये भी तो सवाल कांग्रेस पूछ सकती है सरकार से। क्या पूछा? नहीं पूछा, बिल्कुल। क्या हर घर तिरंगा, मैं बात ये नहीं कर रही हूँ कि मतलब तिरंगा लगाना गलत है, पर हर घर तिरंगा ठीक है। हमने हमेशा तिरंगे को सिर उठा के ही देखा है, कभी सिर झुका के हमने अपने तिरंगे को नहीं देखा। पर आज की स्थिति में तिरंगे को हम जमीन पे पड़ा हुआ पा रहे हैं, कोई अपने ठेले पे लगाए है, कोई अपनी दुकान की जमीन पे ही लगाए हैं। मतलब हमारे राष्ट्र ध्वज का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपमान हुआ। यदि आपको
ये मतलब योजना लानी ही थी और तिरंगा लगाना ही था, तो हम ये भी तो कह सकते थे कि हर जनप्रतिनिधि, जितने चाहे छोटा से छोटा जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो पंच हो, अपने घरों में तिरंगा लगाएगा। और 15 तारीख को जब स्वतंत्रता दिवस समाप्त हो जाएगा तो 5 बजे के पहले सम्मान सहित उस राष्ट्र ध्वज को उतार के रख लेगा। बिल्कुल। तो क्या आपने उतारने के लिए बोला किसी को? जी, ये बातें हैं। और ये जो उसके तिरंगा के लिए जो भी नियमों में परिवर्तन किए गए थे, उसमें ये सारी बातें इंक्लूड थी कि कब क्या करना है और कब झंडे का अपमान समझा जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि जो आम जनता है वह इतनी जागरूक नहीं हो पाई कि हम अगर जो ये काम कर रहे हैं तो ये तिरंगे का अपमान होगा। हालांकि सरकार को ऐसा करना चाहिए, सरकार यहाँ पर फेल हुई है। लेकिन सवाल हमारा ये नहीं था, सवाल हमारा ये था कि हर घर तिरंगा अभियान तो ठीक है, चलिए आपने कहा, लोगों ने लगाया सम्मान और गर्व के साथ, ठीक है, लेकिन हर घर तिरंगा, घर का मतलब घर ही होता है, जिनके पास घर ही नहीं वो कहां तिरंगा लगाएं? ये सवाल तो कांग्रेस को पूछना चाहिए था सरकार से। बिल्कुल पूछना चाहिए था। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास मकान भी नहीं है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था हमारे क्षेत्र का, उसमें एक बहुत तेज बारिश हो रही थी, वो बेचारा एक पन्नी लगा के रह रहा था, उसके पास मकान नहीं था और वो पन्नी भी उड़ गई। तो मान लीजिए 24 घंटे वो बरसात में भीगता रहा। फिर गांव वालों ने, सभी लोगों ने चंदा किया और एक पन्नी की व्यवस्था करी, टेंट टाइप का बनाया, फिर उसको वहां रहने की व्यवस्था की। इस तरीके की स्थिति है। और मैं भी ये सवाल पूछना चाहती हूँ सरकार से कि जब हर घर तिरंगा की बात कही गई तो हर व्यक्ति को घर भी मिलना चाहिए। यदि जब हर व्यक्ति को घर मिलेगा तभी तो वो तिरंगा लगाएगा। तो यदि आप जो कह रहे हैं वही पूरा नहीं है तो फिर क्या जो तिरंगा लगाने वाला अभियान भी कैसे पूरा हो सकता है? एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे जी कि आप जो रैगांव से विधायक हैं, रैगांव क्षेत्र के लिए क्या करना चाहती हैं? क्या करना चाहती हैं क्षेत्रवासियों के लिए, विकास के लिए? जी, अब चूंकि सरकार हमारी नहीं है, सरकार बीजेपी की है, तो मैं सरकार से मांग यही करना चाहती हूँ कि सरकार को पहले तो वहाँ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कन्या महाविद्यालय की, तो सर्वप्रथम मैं चाहूँगी कि कन्या महाविद्यालय हमारे इधर हो जाए। और जिस तरीके से हमारे इधर की अर्थव्यवस्था सड़कों से लेके हैंडपंप तक जो चौपट है वो दुरुस्त हो जाए, तो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी सारी सड़कें हमने बनवाई हैं, कई सारे ट्रांसफार्मर लगाए हैं, हैंडपंप भी हम लोगों ने लगवाए हैं। अभी कम से कम 100-150 हैंडपंप हमने करवाए हैं। तो जितना बन रहा है उतना विकास करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि समय बहुत कम मिला है, पर जो है सब अच्छा है, सब जनता के लिए ही है। और बस जनता का आशीर्वाद है और जनता के लिए जितना बन रहा है उतना कर रहे हैं और करते रहेंगे क्योंकि जनता की सेवक हैं और सेवा कर रहे हैं जी, और सेवा करते रहेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना वर्मा जी हमसे बातचीत के लिए। तो ये थी रैगांव विधायक कल्पना वर्मा, जो जनता की सेवा करती आई हैं और सेवा करने का ही संकल्प लिया है इन्होंने और सेवा करती रहेंगी, यही इनका संकल्प है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।